सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुलता बड़गोत्या आज की केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का वेलकम करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड्स। आज कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कुछ नेम रिएक्शन से अलग टॉपिक है, फिर भी इनका जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम कुछ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में डिस्कशन करेंगे और हम एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और जो इसका जो इनोलेट आयन है जो बनता है उस इनोलेट आयन का कैसे स्टेबलाइजेशन होता है उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिएक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो हम आज का टॉपिक डालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स और इन कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या क्या फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं इनकी जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का। इसमें सबसे फर्स्ट ऑर्डर जो हम बच्चों डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हम मानते हैं कि फैक्टर इफेक्टिंग हो सकता है वो है प्लस आई इफेक्ट। बच्चों, प्लस आई इफेक्ट के बारे में हमने पहले से ही 11th-12th में काफ़ी डिस्कशन कर लिया है। अब प्लस आई इफेक्ट का मतलब तो आप समझते होंगे, इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसा ग्रुप जो उसके एडजेसेंट ग्रुप को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता हो उसको हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अब प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि हम मान लीजिए कोई इस डायग्राम से समझते हैं कि ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है और ये हमारा कोई भी ग्रुप है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा कोई भी ग्रुप है जो शो करता है प्लस आई इफेक्ट। हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है जो शो करता है प्लस आई इफेक्ट। अब इस प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल कंपाउंड को देगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसको देगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या स्टडी किया था कि यहाँ पे है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इस पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज होता चला जाता है, ये डिक्रीज होता चला जाता है, जिसकी वजह से अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता चला गया तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक और भी कम हो जाएगा इस कार्बोनिल कंपाउंड के CO ग्रुप पे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा कार्बोनिल जो है कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाने के लिए रेजिस्ट करेगा। तो हम ये देखते हैं कि मान लीजिए अगर हमारे पास एल्डिहाइड है और हम कोई दूसरा ग्रुप ले रहे हैं, हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले लेते हैं इनके, जैसे हमारे पास है यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फिर हम कोई ऐसा आर ग्रुप एक हाइड्रोजन हटा के ऐसा कोई आर ग्रुप लगा देते हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और यहाँ पे है हमारे पास हाइड्रोजन, और फिर दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए मैं यहाँ पे दोनों जो है इसकी वैलेंसीज एक ऐसे ग्रुप से लगा देती हूँ जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। इसमें भी ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो है हमारे पास ये एल्डिहाइड और ये है हमारे पास एक कीटोन। ठीक है, ये है हमारे पास एक कीटोन। अब हम देखते हैं कि इसमें जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे ज़्यादा है और इसमें जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे कम है, क्योंकि इसने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे दिए हैं और यहाँ पे जो है काफ़ी
कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं। तो अगर हम इसका जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा देगा ये, उसके बाद देगा ये, और फिर नेक्स्ट ये कीटोन। यानी हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा देता है एल्डिहाइड और नेक्स्ट देता है कीटोन। तो हम इस तरह से इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर, इसके बाद आई फैक्ट के बाद जो नेक्स्ट फैक्टर बच्चों हम डिस्कस करते हैं वो है स्टेरिक फैक्टर। ये हमारा था आई इफेक्ट। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेरिक फैक्टर के जो है इफेक्ट्स। सेकेंड है हमारा स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, हमने पढ़ा है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे किस तरह स्टेरिक फैक्टर जो है, किस तरह स्टेरिक फैक्टर हमें जो है इफेक्ट करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। मान लीजिए मैं कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले रही हूँ जिसके पास R2 ग्रुप है, R1 ग्रुप है और ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब इसके पास जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, इसके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल जैसे ही इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमें एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह की होगी। ये हमारा R2 है, ये हमारा R1 है, ये C है, ये ओके इलेक्ट्रॉन्स इधर चल गए और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमारी ट्रांजिशन स्टेट थी। इसके बाद हमें मिलता है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट किस तरह का बनेगा बच्चों? जैसे कार्बन के वैलेंसी 4 होते हैं और नॉर्मल हमें टेट्राहेड्रल मिलता है, तो हमें कुछ इस तरह का टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिलेगा। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं कि ये हमें टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिला है। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब स्टेरिक फैक्टर में हमने क्या देखा कि हमारे पास दो ग्रुप्स थे। अगर ये मान लीजिए ये दोनों ग्रुप्स हमारे पास हाइड्रोजन्स हैं, तो यहाँ पे बल्कीनेस की बात करेंगे हम कि अगर यहाँ पे जितना बड़ा ग्रुप रहेगा और उतनी ज़्यादा क्राउडिंग होगी तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो बहुत ही कठिन हो जाएगा इस कार्बन पे। ठीक है, और अगर यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा ग्रुप है, यहाँ पे छोटा सा ग्रुप है, तो इसको अप्रोच करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि अगर हम इसके ऑर्डर के बारे में डिस्कशन करें, कुछ इस तरह का ऑर्डर, जैसे हम बात करते हैं कि एक हमारे पास है CH3 CO CH3, C2H5 CO C2H5, या हम करते हैं C6H5 CO C6H5, और सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं HCOH। ठीक है बच्चों, तो हम इससे क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा ग्रुप है, ये भी हमारे पास छोटा सा ग्रुप है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये भी थोड़ा बड़ा हो गया। इसके बाद इथाइल ग्रुप मिथाइल से और भी ज़्यादा बड़ा है और ये और भी ज़्यादा है। यहाँ पे हमारे पास फिनाइल लगा हुआ है, ये तो सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रुप है। ठीक है, तो बच्चों हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम इधर इंक्रीज कर रहे हैं, ये एल्डिहाइड से कीटोन की साइज, अगर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के साइज हम इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे बल्कीनेस बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी भी कम होती चली जाएगी, यानी ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ये रिएक्टिव, देन ये रिएक्टिव, यानी हम इस ऑर्डर में लगते हैं बल्कीनेस ऑफ ग्रुप
कौन सा ग्रुप? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इंक्रीजेस और रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, बल्कीनेस इंक्रीजेस एंड रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो ये हमने पढ़ा स्टेरिक फैक्टर में। स्टेरिक फैक्टर में और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं बच्चों जो है हमारी रिएक्टिविटी को इफेक्ट करें? हम कुछ और फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं, जैसे जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है ग्रुप को, ग्रुप्स के, कार्बोनिल ग्रुप्स के, उसको इफेक्ट करे। जैसे हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक, थर्ड हमारा है प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक रिंग्स। ठीक है, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर कोई एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है किसी कार्बोनिल कंपाउंड में, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? अब हम देखते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पे कोई एराइल जो ग्रुप है वो अटैच करते हैं किसी कार्बोनिल के साथ। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है। अब ये जो एराइल ग्रुप है हमारा, जो हमारी एरोमेटिक रिंग है ये, अब ये इसका इफेक्ट होता है माइनस आई इफेक्ट, इसका इफेक्ट होता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये अगर ज़्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, इसके ऊपर मोर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मोर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात हम ये देखते हैं कि जितना ज़्यादा ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, उससे ज़्यादा टेंडेंसी रखता है कि ये कार्बोनिल में जो कार्बन है उसको रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करना। मतलब इसमें किस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड को स्टेबलाइज करता है? अगर मैं इसे चार्ज सेपरेशन फॉर्म में लिखूं तो इसे कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, अगर मैं इसे चार्ज सेपरेशन फॉर्म में लिखूं बच्चों, तो मैं कुछ इसे ऐसे लिख सकती हूँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए तो हमारे पास कुछ ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और इसी तरह से ये जो पॉजिटिव चार्जेस सारी एराइल रिंग पे जो है डिलोकलाइज होगा। हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि माइनस आई इफेक्ट शो करने की बजाय ये जो है कार्बोनिल जो है हमारा, उसको ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है, यानी ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। प्रेजेंस ऑफ कोई भी एरोमेटिक रिंग हमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में कार्बोनिल ग्रुप की, हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि अगर ये कार्बोनिक कंपाउंड जो है अगर इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की वजह से इसकी जो है रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी कम होने के कारण जो हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति और भी ज़्यादा कम रिएक्टिविटी शो करेंगे। तो अगर हम एक नॉर्मल क्राइटेरिया बनाएं कि अगर हम मान लीजिए एलिफेटिक एल्डिहाइड की बात करें या हम एलिफेटिक कीटोन की बात करें, एलिफेटिक कीटोन की बात करें तो दोनों ही जो है एरोमेटिक, इनके जो इक्विवेलेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड है और एरोमेटिक कीटोन्स हैं उनसे जो है कम रिएक्टिविटी, मतलब एलिफेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड से ज़्यादा रिएक्टिव होगा और एलिफेटिक कीटोन एरोमेटिक कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है,
और हमने ये जो है वो भी कंक्लूजन निकाल लिया है कि हमारे जो एल्डिहाइड्स हैं वो हमारे कीटोन्स से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इसके बेसिस पे जो है आप इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है उसे चॉक आउट कर सकते हैं। तो हम आगे के आने वाली क्लासेस में कुछ और जो है नए टॉपिक्स कार्बोनिल कंपाउंड्स के डिस्कस करेंगे।